मैं इसी शब्दों का साथ फिर से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कुमार जी को और साथ साथ में राज्य मंत्री परम आदरणीय चौधरी जी को, आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए जो कदम उठाए, इसके वजह से आज हमारे ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम संभव हुआ और अब नई पीढ़ियों का मन में उत्साह जगेगा, खास करके कृषि भूमि पर हम कैसे कदम उठा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, फसल का उत्पादन दोगुना करके उपार्जन भी दोगुना कर सकते हैं और अपने जीवन को मर्यादा पूर्वक आगे ले जा सकते हैं। इस विषय पर भी हमारे नई पीढ़ी खास करके कर्मठ बनने के लिए कोशिश में अगले दिनों में कदम उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी भविष्य में हमारे लिए इसका आउटकम होंगे, तो इसके लिए सिर्फ असम ही इससे खास करके लाभान्वित होंगे ऐसा बात नहीं है। सारा नॉर्थ ईस्ट जाग उठेंगे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और हमारे दो जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद प्रधान बरुआ जी और हमारे विधायक डॉक्टर अनुज पेगू जी, दोनों बहुत मेहनती है और सुबह शाम जनता का साथ मिलकर मेहनत करता है। तो उन लोगों ने भी काफी इस विषय पर सहयोग किया है। दोनों को मैंने इसी वर्चुअल मुलाकात के जरिए धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर से हमारी असम सरकार की तरफ से 3 करोड़ 50 लाख जनता की तरफ से आप सबको आभार व्यक्त धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बोल को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद। सर, आपके अभिभाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में मैं अब आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि अपने मुख्य अतिथि अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे? सुन पा रहे हैं सर। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित असम राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद प्रधान बरुआ जी, MLA रानोज पेगू जी, डॉक्टर महापात्रा साहब, डॉक्टर संजय सिंह जी, डॉक्टर शर्मा और इस अवसर पर उपस्थित सभी संस्थान के अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और संस्थान परिवार के सदस्य महानुभाव, आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है और ये क्षण हम सब लोगों के जीवन में उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए मैं समस्त ICAR परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी वो 2 बार अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, क्योंकि 4 बजे पहले कार्यक्रम तय था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनको आग्रह किया और आपने अपना कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को एडजस्ट किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद एक कालखंड ऐसा था जब हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव के दौर से हम लोग गुजर रहे थे। जब यह अभाव था तो हम सब लोग सुनते हैं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लोगों को आह्वान किया था
कि वो सप्ताह में एक दिन का उपवास करें और अन्न को बचाएं। और उस समय खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। हरित क्रांति का आह्वान हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हरित क्रांति को मूर्त रूप देने के लिए जहां देश के किसानों ने घनघोर परिश्रम किया, वहीं दूसरी ओर हमारे पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान किए, नए नए बीजों को इजाद किया, जिसके कारण उत्पादकता और उत्पादन दोनों में अंतर आया। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हिंदुस्तान सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं है, सरप्लस कंट्री है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। आज दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी हम दुनिया में अगर देखें तो किसी मामले में हम पहले नंबर और उस रफ्तार पर निश्चित रूप से में काम करने वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जिसमें पूसा संस्थान की बहुत ही अग्रणी भूमिका है। इसलिए इस अवसर पर मैं पूसा संस्थान के डीजी और हमारे सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल पराक्रम के परिणाम स्वरूप आज देश को ये गौरव हासिल हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तो देश का अध्ययन तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, और उनको राजनीतिक जीवन में काम करते हुए बहुत सारी चीजें ध्यान में थी, लेकिन काम करने का उनके पास अवसर नहीं था। लेकिन जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो हम सब आज देखते हैं कि पूरे देश के जितने गैप्स थे, गैप्स को पहचानने की उन्होंने कोशिश की और उस पर काम करने की कोशिश की। मुझे ध्यान है, मैं स्टील और माइंस मिनिस्ट्री में 2014 में काम करता था। जगदलपुर रायपुर संभाग का एक हिस्सा था, दूरस्थ क्षेत्र था। जगदलपुर में इस देश का सबसे अच्छी किस्म का आयरन ओर है। जगदलपुर से रायपुर की दूरी 200-225 किलोमीटर की है, लेकिन जगदलपुर से आयरन ओर आए, इसके लिए आजादी के वर्षों बरस बीत गए, लेकिन जगदलपुर और रायपुर के बीच में रेल लाइन नहीं थी। जगदलपुर का आयरन ओर अगर ट्रेन से आता था तो पहले विशाखापट्टनम आता था और विशाखापट्टनम से वह छत्तीसगढ़ आता था। उल्टी गंगा बह रही थी और इसके कारण आयरन की कीमत बढ़ जाती थी, और जब छत्तीसगढ़ में स्टील का उत्पादन होता था, महंगा होता था, वायबिलिटी नहीं आती थी, और इसके कारण निश्चित रूप से काफी कठिनाई हो रही थी। मुझे ध्यान है, मैं उस समय स्टील मिनिस्टर था। सेल की पार्टनरशिप में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेलवे मिनिस्ट्री से एमओयू करो और छत्तीसगढ़ में रायपुर और जगदलपुर के बीच में रेल लाइन डालने का काम होना चाहिए, जिससे भिलाई स्टील प्लांट को और बाकी स्टील के जितने कारखाने हैं उनको आयरन और सीधा और कम परिवहन लागत में मिल सके। और इसी प्रकार से चाहे वो एग्रीकल्चर एजुकेशन का मामला हो, चाहे IIM का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हर राजधानी में एम्स खोलने का मामला हो, कैंसर के हॉस्पिटल खोलने का मामला हो, हर मामले में प्रधानमंत्री जी ने गैप्स को पहचाना और उन गैप्स को भरने की सिलसिलेवार उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने कभी इस बात को मंजूर नहीं किया कि बजट में उन चीजों का प्रावधान हो जिन चीजों को सुनकर लोग मेजें थपथपा दें, स्वागत करें, लेकिन उन पर कभी काम ना हो। इसी दृष्टि का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूसा जैसा समकक्ष संस्थान और क्षेत्रों में भी खुले और हमारे कृषि शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिले
कृषि अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिले। और उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक संस्थान रांची में और एक संस्थान असम में खोलने का तय हुआ। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज से 5 महीने पहले लगभग मैं समीक्षा कर रहा था और उस समय ये ध्यान में आया कि ये दोनों संस्थान प्रधानमंत्री जी ने 2017 में शिलान्यास किए थे, तो इनकी क्या स्थिति है, और उस पर हम लोग समीक्षा कर रहे थे। तो उस समय DGICR ने कहा था कि हम इनको जल्दी पूरा कराएंगे और विधिवत रूप से शिक्षा इन्हीं संस्थानों में और नए भवनों में प्रारंभ हो जाए, इसे सुनिश्चित करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर महापात्रा जी को, उनकी पूरी टीम को, कि उस बैठक में ये तय हुआ था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन 6 जुलाई को हम रांची का संस्थान लोकार्पण करेंगे और उसका भवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर होगा। तो जुलाई गया और रांची का संस्थान लोकार्पित हो गया है। और जब आसाम की बात चली तो हम लोगों ने तय किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हम आसाम के इस संस्थान का लोकार्पण करेंगे। और मैं इसलिए ICR के DG साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वचन उन्होंने बैठक में दिए थे वो दोनों वचन आज पूरे हुए हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, देश भर में जयंती मनाई जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने भी करोड़ों लोगों को संबोधित किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन था उसको देश को अवगत कराने का काम प्रधानमंत्री जी के संबोधन से आज हुआ है। इस पवित्र दिन पर हम IRI आसाम के इस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मैं इसको लोकार्पित करने की घोषणा भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं DG साहब को यह आग्रह करना चाहता हूं, यह भवन आज के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन के नाम से जाना जाएगा, इसको सुनिश्चित करने का वो कष्ट करें। दूसरा, ये जो संस्थान आज हम आसाम में खोल रहे हैं, यह सिर्फ आसाम के क्षेत्रों को ही फायदा नहीं पहुंचाएगा, समूचे पूर्वोत्तर राज्य पर प्रधानमंत्री जी की नजर है और पूर्वोत्तर राज्य के लोग भी आज इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, विशेष रूप से KBK में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय था जब पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सामान्य तौर पर ये लगता था कि हम दिल्ली जाएंगे तो हमारी कोई सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री भी आते थे तो बेचारे दिल्ली में लोगों से समय मांगते मांगते एक हफ्ता रुकना पड़ता था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है तब से उन्होंने इस मान्यता को बल दिया है कि पूर्वोत्तर राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक भाई हैं, उनकी चिंता करना, उनका विकास करना, उनको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको केंद्र सरकार से जोड़ना और सिर्फ शासकीय तौर पर ही नहीं जोड़ना, आत्मीय तौर पर भी और दिल से भी जोड़ना। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी तय किया कि पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार के मंत्री हर महीना प्रवास करेंगे और इसलिए कोई ना कोई मंत्री पूर्वोत्तर राज्य में हर माह प्रवास करने के लिए जाता है। और पूर्वोत्तर राज्य के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्टर्स को ये भी कहा कि वो पूर्वोत्तर राज्य माने गुवाहाटी नहीं होगा, गुवाहाटी से नीचे ही जाना पड़ेगा। नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, मेघालय जाइए, अरुणाचल जाइए, त्रिपुरा जाइए, सिक्किम जाइए, इन सब क्षेत्रों में सभी मिनिस्टर को जाना होगा। जब मिनिस्टरों का प्रवास लगातार प्रारंभ हुआ, केंद्रीय सरकार की योजनाओं की निगरानी भी हुई और केंद्र और राज्य का संबंध मजबूत हुआ। और मुझे लगता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो आज ये संस्थान आरंभ हो रहा है, इस संस्थान के माध्यम से समूचे पूर्वोत्तर भारत में कृषि शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सबका यह सौभाग्य है
कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हर जलवायु से संबंधित जोन है। हमारा हिंदुस्तान का कोई ना कोई किसी न किसी फल के लिए निश्चित रूप से मुफीद मौसम प्रदान है। और जब पूर्वोत्तर की ओर देखें तो पूर्वोत्तर राज्य तो निश्चित रूप से एक तौर से हिंदुस्तान का अद्भुत हिस्सा है, जिस हिस्से पर गर्व किया जा सकता है। आज ऑर्गेनिक खेती को बल देने की बात होती है, इस मामले में पूर्वोत्तर राज्य ने काफी कदम बढ़ाए और परंपरागत खेती के अंतर्गत काफी लाभ पूर्वोत्तर राज्य ले रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है, सिक्किम जैसा राज्य तो ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो गया और बाकी सब राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों को भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि मित्रों, प्रधानमंत्री का आह्वान 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का है। दोगुनी करना तो एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग एक साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन किसान की आमदनी दोगुनी से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। और हमारे सामने दो प्रकार की परिस्थितियां हैं आने वाले कल में। आज जलवायु परिवर्तन का दौर है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में निश्चित रूप से फसलों का विविधीकरण आवश्यक है और इस दिशा में हमारे आईसीआर ने अनेक वैरायटी के बीज इजाद किए और निश्चित रूप से उसका लाभ अनेक क्षेत्रों में मिल रहा है। और जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, इसलिए फसलों का विविधीकरण हो, इस तरफ लोग आकर्षित हों, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र, फ्लोरिकल्चर क्षेत्र में लोग आकर्षित हों। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों की जवाबदारी है। लेकिन साथ साथ हम सब लोगों को ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आने वाले कल में जब 2050 आएगा तो हिंदुस्तान की जो आबादी है वो और बड़ी होगी और उस समय तक क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही होंगी। तो ऐसी स्थितियों में हमको ऐसा रास्ता चुनना है कि क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों से भी हम निपट सकें, फसलों के विविधीकरण को पर हम लोगों को ले जाने में सफल हों। दूसरा, ऐसे बीजों को इजाद कर सकें जो कम पानी में और उस समय की मौसम के अनुकूलता के हिसाब से हमको फसलें उपलब्ध करा सके। और जब 2050 में हमारी आबादी बढ़े और उस समय खाद्यान्न का कोई संकट हमारे सामने पैदा ना हो, क्योंकि आज हम खुश हैं कि खाद्यान्न हमारे पास अधिशेष है, हमारे पास रखने को जगह नहीं। इसलिए हम लोगों ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अभी लोकसभा और राज्यसभा में परिवर्तन किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से कंट्री को मिलेगा और जो फसल किसान की बर्बाद होती है उस बर्बादी से भी हम लोग बच सकेंगे। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के निर्देश पर अभी 2 रिफॉर्म और लाए गए। एक तो ट्रेड और कॉमर्स एक्ट बनाया गया है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी एक्ट बनाया गया है। ये दोनों एक्ट किसानों को संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, ओपन ट्रेड को बढ़ावा देने वाले हैं, बिना टैक्स के किसान के प्रोडक्शन का ट्रेड हो सके इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। और निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर साहब की यह इच्छा है कि कुल मिला के रिस्क कितना ही बड़ा हो, बाधा कितनी ही हो, लेकिन आने वाले कल में ये खेती और किसानी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम सब जानते हैं गांव की अर्थव्यवस्था और खेती यह किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हिंदुस्तान को खड़ा रखने में सक्षम है। हम सब जानते हैं कि तमाम बार मंदी का दौर आया, बहुत सारी दुनिया के देश हिल गए, लेकिन हिंदुस्तान कृषि की अर्थव्यवस्था के कारण हिला नहीं, खड़ा रहा। अभी कोविड का संकट आया, सारी दुनिया के कल कारखाने, सारी दुनिया के बड़े उद्योग जो स्वचालित थे, जिनके पास प्रचुर मात्रा में टेक्नोलॉजी की उपलब्धता थी, उनके पहिए भी जाम हो गए थे। लेकिन कृषि का एक क्षेत्र ऐसा है जो आज भी 4% की जीडीपी पर खड़ा हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। यह जीडीपी और बढ़े, यह हम सब लोगों की जवाबदारी है। और यह खेती का जो
अर्थव्यवस्था हमारी है, इस अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, भारत सरकार ने लगातार कोशिश की है, चाहे वो किसानों का एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे एफपीओ देश भर में नए 10,000 बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे 20,000 करोड़ का फिशरीज के लिए फंड हो, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ हो, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ हो, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए, 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है। ये सारे के सारे कदम और कानूनी रिफॉर्म इसलिए हैं कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर हो कि हिंदुस्तान के सामने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी हो, उस परिस्थिति में भी हम पूरी तरह टिक सकें, लेकिन हम टिक सकें, आगे बढ़ सकें, क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति जूझ सकें, उस पर विजय प्राप्त कर सकें और आने वाले कल में जो चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने 2050 में होंगी, उनका भी मुकाबला हमारी कंट्री कर सके। इस मामले में सबसे अधिक जवाबदारी अगर किसी की है तो वह एग्रीकल्चर स्टूडेंट की है और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस दिशा में हम सब लोगों को बल देकर सोचने की और काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पूरा आसाम आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में ये हमारा जो अनुसंधान संस्थान है, यह आसाम की कृषि को तो बल देगा ही, लेकिन समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मददगार साबित होगा। लोकार्पण के इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय, आपकी गरिमामयी बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं शब्दों से हम सबको उत्साह प्राप्त हुआ है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर टी.आर. शर्मा, उप महानिदेशक फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चिरोपी गोगामुख असम के परिसर के उद्घाटन को संपन्न किया। आपके लगातार मार्गदर्शन एवं सहयोग का ही नतीजा है कि मात्र 2 वर्षों में ही इस संस्थान के शिक्षण ब्लॉक तथा दूसरे कार्यों को पूर्ण कर पाए। मैं आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मुख्यमंत्री असम का भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं हर स्तर पर इस संस्थान की स्थापना में सहायता करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का निरंतर मार्गदर्शन हमें और अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। सर, हम आपकी हर सहायता के लिए आपके आभारी हैं। माननीय सांसद उत्तरी लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ जी एवं विधायक गोगामुख डॉक्टर राणोज पेगू जी का हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने और संस्थान की स्थापना में विभिन्न गतिविधियों में सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी के तथा उनके संस्थान की स्थापना के लिए सतत प्रयासों एवं हमारे मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। हर स्तर पर आपका सहयोग हमें और अधिक ऊर्जा से कार्य करने का हौसला देता है। मैं श्री संजय सिंह, अपर सचिव कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हर स्तर पर सहयोग एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं उनकी समस्त टीम, विशेष तौर पर डॉक्टर डी.के. यादव, एडीजी सीड, डॉक्टर
खेम बहादुर पुन, नोडल अधिकारी IARI असम तथा उनके बाकी साथियों का, जिनके अथक प्रयासों एवं कड़ी मेहनत की वजह से यह कार्य इतनी तीव्रता से हो पाया। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले एवं इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, प्रेस मीडिया, छात्रों एवं किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है डॉक्टर महापात्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत आभार सर।